याद कीजिए 2021 में कोरोना के घावों के बाद हुए गाबा टेस्ट को, जब ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग से चेतेश्वर पुजारा घायल हो रहे थे तो ऐसा लग रहा था जैसे पूरे देश को वो चोट लग रही हो, जो उनके सीने पे, कई बार पेट पे लग रही थी। याद कीजिए ऋषभ पंत की वो पारी, वाशिंगटन सुंदर की वो पारी और बाद में शार्दुल ठाकुर की वो पारी। एकदम से जैसे कोरोना के बाद पूरे भारतवर्ष को जीने की एक वजह या खुश होने की एक वजह देने वाला गाबा टेस्ट एक बार फिर से 2024 में समाप्त हुआ है। और उस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ बी पॉजिटिव अभियान छेड़े हुए विजय बहादुर जी हैं। आपका स्वागत। थैंक यू। चलते हैं गाबा में, ऑस्ट्रेलिया के, और देखते हैं कि इस बार क्या हुआ। इस बार पानी बरस गया और सिर्फ मैदान पर पानी नहीं बरसा, इस बार पानी बरसा है पूरे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के पूरे जो उत्साह, रोमांच होता है उस पर पानी बरसा है और पानी फिरा भी है। और शायद यही वजह थी कि आर अश्विन ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को खत्म होने का इंतजार भी नहीं किया, गाबा टेस्ट के बाद ही रिटायरमेंट की घोषणा कर दी। तो इस पूरे जो ट्रॉफी एक बार पूरे भारतवर्ष को इतना ज्यादा होप देने वाली ट्रॉफी रही थी, इस बार उस ट्रॉफी से इतनी सारी चीजें निकल करके क्यों नहीं आ रही हैं? रोहित शर्मा की बैटिंग कैसी चल रही है, विराट कोहली की बैटिंग कैसी हो रही है, और आर अश्विन के लिए क्या ये सही समय था? इस पर बातचीत करेंगे विजय जी से। विजय जी, शुरू करते हैं आर अश्विन से। आपको क्या लगता है आर अश्विन के लिए ये सबसे मुफीद समय था रिटायरमेंट के लिए? मुझे लगता है कि आर अश्विन ने बिल्कुल ही सही निर्णय लिया है जी। आर अश्विन के बारे में उनके स्टार्ट अपने आप कहते हैं कि उस किस कैलिबर के खिलाड़ी रहे हैं, और उनके रिटायरमेंट के बाद जो भी उनके कंटेम्पररी प्लेयर रहे हैं या पहले के प्लेयर हैं, उनके बारे में क्या कहते हैं या कह रहे हैं, अपने आप में बताता है कि आर अश्विन का कैलिबर क्या था, कितने बड़े मैच विनर वो थे। 700 से ज़्यादा विकेट्स उन्होंने डिफरेंट फॉर्मेट्स को लेकर लिए थे, और न सिर्फ बॉलिंग बल्कि बैटिंग में भी उन्होंने समय समय पर भारतीय टीम को जिस तरह से डिफिकल्ट कंडीशन से निकाला, बहुत बार जिताया, बचाया मैच जी। तो उस कैलिबर का खिलाड़ी ढूंढना बहुत ही कठिन है। अमूमन ऑफ स्पिन क्रिकेट की ऐसी विधा मानी जाती है जिसके बारे में कहा जाता है कि ऑफ स्पिन बॉलिंग कोई भी कर सकता है जी। लेकिन ऑफ स्पिन बॉलिंग को एक नया आयाम बहुत सारे गेंदबाजों ने दिया। आप जानते हैं कि पहले के जो एरा में 1780s में प्रसन्ना, वेंकट, राघवन, और उसके बाद वर्ल्ड क्रिकेट में बहुत सारे ऑफ स्पिनर्स हुए, शकलेन मुश्ताक हुए, मुरलीधरन हुए, अभिनंदन लायन है, और उसी पूरी परंपरा में हमारे आर अश्विन थे। और अब आर अश्विन के जाने के बाद आपको लगेगा कि कहीं न कहीं बहुत बड़ा वैक्यूम जो है स्पिन बॉलिंग में है। एक समय में, लंबे समय तक भारत की गेंदबाजी को आर अश्विन और रविंद्र जडेजा ने संभाला। एक ऑफ स्पिन बॉलिंग करता, दूसरा लेफ्ट आर्म उनकी बॉलिंग थी रविंद्र जडेजा की, लेकिन एक मुझे लगता है वैक्यूम है। और आज के समय में कोई उस तरह का गेंदबाज, ऑफ स्पिन गेंदबाज उस कैलिबर का इंडियन क्रिकेट में मुझे तो नजर नहीं आता। वाशिंगटन सुंदर हैं, लेकिन वाशिंगटन सुंदर को भी अभी अपनी कैलिबर बॉलिंग में उस लेवल पे है दिखाना भी बाकी है। तो मुझे लगता है उनके जाने के बाद बहुत बड़ा वैक्यूम इंडियन बॉलिंग में क्रिएट हो गया है। तो आज से ही वो वैक्यूम शुरू हो गया है और उसकी खोज आई थिंक भारतीय क्रिकेट टीम ने पहले से ही शुरू कर दी होगी। उसको एक बार देखते हैं। आर अश्विन के बारे में एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जितने प्रतिभाशाली वो क्रिकेटर थे, जितनी उनकी उंगलियां चलती थी, जितनी उनकी कलाई चलती थी, उससे ज्यादा उनका दिमाग चलता था, ऐसा लोग कहते हैं। तो बड़े प्रेजेंस ऑफ माइंड वाले क्रिकेटर थे। किस सिचुएशन में किस तरह की बॉलिंग करनी है, जितनी अच्छी वो अपनी रिस्ट और इन सब चीजों से बॉलिंग करते थे, उतना उनका माइंड चलता था। तो ये क्या आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, एक बहुत अच्छी बात, खासकर आप साउथ के प्लेयर्स आप देखेंगे, जैसे आपने कल अब कुछ दिनों पहले देखा कि डी गुकेश जो है, उन्होंने चेस की चैंपियनशिप, वर्ल्ड चैंपियनशिप में जीत दर्ज की, यंगेस्ट वर्ल्ड चैंपियन चेस में है। तो ऐसा मतलब लाइटर नोट में मुझे लगता है कि साउथ के जो लोग हैं इंडिया में जो है, स्पेशली जो ब्रेन होता है उसको लेकर वो बहुत शार्प होते हैं। आप देखिए कि वहीं से आईटी के बहुत बड़े मानिंद लोग पूरी दुनिया में, सुंदर पिचाई से लेकर सभी लोग दुनिया में गए और छा गए। और आप अगर क्रिकेटिंग ब्रेन के बारे में आप देखिए, इंडियन टीम में जो कोचिंग से पहले कर रहे थे राहुल द्रविड़, आप उनको देखिए, वो क्रिकेटर के साथ एक स्टूडियस स्टूडेंट भी
लगता था कि कोई एक बहुत पढ़ा लिखा मेरिटोरियस स्टूडेंट है। साथ में आप अनिल कुंबले को देखिए, क्रिकेटर के साथ साथ वो आपको लगता था कि बहुत एक स्टूडियस आदमी है जिसको एक लाइफ का सेंस है और क्रिकेट का भी सेंस है। जी जी। उसी कड़ी में आर अश्विन को देखकर आप अगर देखिएगा तो लगेगा कि वो एक पूरा, जब वो बॉलिंग करते थे लगता था पूरा एक पूरा उसको बोलते हैं ना प्लॉट करना, प्लॉट कर कर किसी को अपने चक्रव्यूह में फंसाना। तो वो क्रिकेटिंग ब्रेन तो मुझे लगता है कि आर अश्विन में जबरदस्त था। जी। आप बहुत टैलेंटेड प्लेयर हो सकते हैं, स्किल्ड भी हो सकते हैं, लेकिन क्रिकेट का जो ब्रेन होता है, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि धोनी जितने प्रतिभाशाली खिलाड़ी रहे हैं उससे ज्यादा उनका क्रिकेटिंग ब्रेन ज्यादा साफ था। तो मुझे लगता है कि आर अश्विन के बारे में भी कह सकता है जितने अच्छे गेंदबाज थे साथ साथ वो उतने अच्छे क्रिकेट माइंड के खिलाड़ी थे। आर अश्विन पर एक छोटा सवाल और रहेगा, कई बार जो ये विदाई होती है, ये जो मतलब ये हम कहते हैं कि भाई अब हमारा ये आखिरी, वहाँ एक भावुक क्षण होता है। ऐसे समय में जो उनके फैंस हैं वो भी आज भावुक होंगे, उस तरह के कई सारे ट्वीट्स और ये सारी चीजें आ रही हैं। आप आर अश्विन के फैंस से क्या कहना चाहते हैं? देखिए जीवन का चक्र है जी। और जिनको हम अपना आइकन मानते हैं उनके बारे में कुछ भी ऐसी चीज जो आपको भावुक करती, सोचते हुए मन बहुत ही भावुक हो जाता है जी। तो जिस खिलाड़ी को आप 14-15 साल से देख रहे हैं, जिसके परफॉर्मेंस को आप लगातार देख रहे हैं, जिसको आप अपना आइडल मानने लगते हैं, अपने क्रिकेटिंग हीरो मानने लगते हैं या लाइफ के हीरो मानने लगते हैं जी। तो उनको जाता हुआ देखकर बहुत ही अफसोस होता है। लेकिन ये जो भी क्रिकेटिंग फैंस है उनको इस बात की खुशी भी होनी चाहिए कि जो उनका हीरो था या जो उनका क्रिकेटिंग हीरो था वो उस लेवल से गया, उस मानक से गया जहां पर कोई ये नहीं कह सका कि यार इसकी विदाई हो जानी चाहिए। देखिए विदाई दो तरह की होती है। क्रिकेट में बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हुए जो बहुत लेजेंडरी हुए, लेकिन उनकी विदाई उस तरीके से नहीं हुई। उन्होंने अंतिम समय में अपना परफॉर्मेंस बहुत खराब कर लिया और उनको टीम से निकाल दिया गया या उनको बता दिया गया कि भैया आपको अब सेलेक्ट नहीं करेंगे, आपका समय खत्म हो गया। लेकिन कुछ लोगों ने पिक में अपना खेल छोड़ दिया। जैसे आप बताए साउथ के जवागल श्रीनाथ थे, उन्होंने जब विदाई लिया, राहुल द्रविड़ ने जिस तरह से विदाई लिया तो लोगों को लगा कि काश की कुछ क्षण और वो खेल सकते थे या उनके पास कुछ वक्त का क्रिकेट और बाकी था। तो एक बार लौटते हैं जरा बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी पे। ये ट्रॉफी का सर क्या है? ये जब भी शुरू होती है तब कुछ न कुछ विवाद ली आती है। हमें 2021 वाला है वो वाला बार बार ख्याल आता है क्योंकि उसने कई तरह की लाइफ लर्निंग भी दी थी। एक तरफ विराट कोहली अपने पारिवारिक कारणों से लौट आए थे पहले मैच के बाद, बाकी के मैच के कप्तान बने थे अजिंक्य रहाणे, और अजिंक्य रहाणे ने क्या वापसी कराई थी भारत की उस पूरे, और वहाँ से सीखना लोगों ने कहा कि हमें अपनी ज़िंदगी के बारे में जब आप कठिन लम्हों में हो तो कैसे सीखें। एक बार फिर से हम ऑस्ट्रेलिया अपनी टीम लेकर के गए हैं और वापस से वही चुनौतियों को हम देख रहे हैं कि हमारे बैटिंग ऑर्डर में कई तरह की चुनौतियां हम फेस कर रहे हैं। जो कप्तान रोहित शर्मा थे पहले मैच में नहीं थे, बाद के मैच में वो पहुंचे हैं, लेकिन अभी वो सेट नहीं हो पा रहा है। विराट कोहली पहले मैच में दूसरी पारी में उन्होंने कुछ रन बनाए जरूर, लेकिन अभी जो 2-3-4 पारियां उनकी निकली हैं वो इस तरह से निकली कि मतलब जिस तरह से पूरे भारतीय जो मध्यक्रम है खास तौर पर वो एकदम से ताश के पत्ते की तरह बिखरते हुए या ढह जाते हुए नजर आता है। किस तरह से देखते हैं आप ये बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को? देखिए ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। वर्ल्ड क्रिकेट में कुछ सीरीज को बहुत ही मतलब माना जाता है कि बहुत कॉम्पिटिटिव होता है। जैसे एक तो आपको एसेस के बारे में कहा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बारे में, दूसरा भारत पाकिस्तान के मैच के बारे में भी कहा जाता है कि बहुत ही कॉम्पिटिटिव क्रिकेट होता है। लेकिन मुझे लगता है कि आज के दौर में पिछले अगर 10 साल का इतिहास निकालेंगे तो भारत और ऑस्ट्रेलिया से ज्यादा कॉम्पिटिटिव क्रिकेट किसी भी सीरीज में नहीं हुआ है। ज्यादातर जो सीरीज हुए हैं बहुत ही कॉम्पिटिटिव क्रिकेट हुए हैं और ऑस्ट्रेलिया को जो वर्ल्ड क्रिकेट में पिछले 25-30 सालों से राज करता रहा उसको रियल चैलेंज और उसकी तरह क्रिकेट जो खेलने का जो सलीका था भारत ने ही सिखाया। और ऑस्ट्रेलिया के साथ ऑस्ट्रेलिया में खेलना अपने आप में और चैलेंजिंग है। तो जब आप ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो बहुत सारे खिलाड़ी जो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉर्मल कंडीशन में नजर आते हैं, फ्लैट पिच है, तो वैसे खिलाड़ियों का रियल टेस्ट वहां पे हो जाता है। तो भारत के संदर्भ में भी वही है। हालांकि मैं अगर देखें पिछले 3 सीरीज में अगर देखेंगे तो भारत ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया है। इस सीरीज में भी जो पहला मैच भारत ने जीता
दूसरा जो मैच हुआ पिंक बॉल क्रिकेट का जो टेस्ट मैच था उसमें भारत हार गया, जी, और तीसरा मैच जो अभी आज खत्म हुआ, जी, इसमें एक जो आपने कहा ना कि पानी ने सबके आशाओं पर पानी फेर दिया, जी, लेकिन सबके मन में कसक रह गई कि भाई ऑस्ट्रेलिया को लगा कि हम उस भारतीय टीम को 50-54 ओवर में आउट कर लेते हैं। जी, जी। भारत को भी ऐसा लग रहा होगा कि जो टारगेट था वो हमारे रीच के अंदर था। नहीं, ऑस्ट्रेलिया को तो सर कसक निकालनी थी गाबा में, जो पिछली बार उनसे भूल हो गई थी, लेकिन वो भूल को वो इस बार भी दोहरा नहीं, मतलब उस पर वो फिर से वैसा परिणाम उन्हें नहीं मिला। दरअसल वो मैच जो गाबा में खेला गया था उसमें ऑस्ट्रेलिया ने कहीं से भी नहीं सोचा था कि वो हारेंगे, क्योंकि आखिर जो था उसमें 300 से अधिक रनों का चेस था और भारत ने वो चेस किया था 300 से ज्यादा, तो वो तो चाह रहे थे कि हम बदला निकाल लें। भारत चाह रहा था कि हम उसी प्रदर्शन को दोहरा दें, लेकिन दोनों ही टीमें उस परिपाटी पर नहीं उतरी और भारत को अधिक निराशा हुई। नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना कि जो पूरा जो मैच हुआ है 5 दिनों का, जो बारिश से प्रभावित रहा है, 4 दिनों का अगर आप खेल देखेंगे तो बीइंग इंडियन फैन होते हुए मुझे लगता है कि 4 दिन ऑस्ट्रेलिया टीम हावी रही है, और जो फॉलोन जो बचाया है बुमराह और आकाशदीप ने, उसके बाद मैच टर्न अराउंड हुआ। और आज भी जो ऑस्ट्रेलियन ने जो चैलेंजिंग टास्क दिया, देखिए हम खुश हो रहे हैं कि भारतीय टीम ने 7 बल्लेबाजों को या बैटर्स को आउट कर दिया, लेकिन मुझे लगता है ऑस्ट्रेलियन के स्ट्रेटजी का हिस्सा था, उन्होंने डिसाइड किया था कि अग्रेसिव बैटिंग करेंगे और भारत को एक टारगेट देंगे, खेलने पे मजबूर करेंगे ताकि उनके जीतने की संभावना, वो चाहते तो मैच ड्रॉ की तरफ ले जाते, लेकिन उन्होंने जीतने की कोशिश की आखिर तक, और हो सकता था कि मैच आगे बढ़ता, हो सकता था भारत मैच जीत जाता। ये भी संभावना थी कि इंडिया, चूंकि 4th इनिंग में बैटिंग करना आसान नहीं है और 50-54-55 ओवर खेलना ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में 4th इनिंग में, हो सकता है कि भारतीय टीम फंबल भी कर जाती है। सही बात है। तो ये एक जो हम लोग बातचीत कर रहे हैं पूरा, वो उसको 2 तरीके से हम देख रहे हैं। एक कि जीवन में निराशा और उत्साह जो क्रिकेट हमें देता है, और जो क्रिकेट की वजह से जो ऑस्ट्रेलिया जैसी टीमों से खेलने पे आता है, बहुत बड़ा वर्ग है जो क्रिकेट से जुड़ा होता है। एक हम साथ में बात करते हैं क्रिकेटिंग जो चीज़ें हो रही हैं, जैसे अश्विन का विदाई हुआ उसके बारे में भी, तो क्रिकेटिंग वाली बातों को तो हम कर चुके हैं। एक बार आते हैं जरा जो लाइफ लर्निंग्स हैं क्रिकेट के जरिए। विराट कोहली बहुत सारे लोगों के रोल मॉडल है, वो खेलते हैं तो अंदर से लोगों को ऐसा अपने जीवन में आगे बढ़ने का मिल जाता है। रोहित शर्मा सोशल मीडिया पे बहुत ट्रॉलर है, बहुत ज्यादा, उनकी पत्नी को लेकर भी ढेर सारे ट्रॉलर्स अपने अपने तरीके की बात कर रहे हैं। ये 2 खिलाड़ियों के बारे में, जरा इनकी जिंदगी के बारे में सर बताएं। देखिए, दोनों के दोनों जो है इंडियन क्रिकेट के लीजेंड्स हैं, और जैसे कहा जाता है ना, किसी लीजेंड्स का जब आप रिप्लेसमेंट खोजते हैं तो आपको तुरंत नहीं मिलता, हो सकता है उनके जो रिप्लेसमेंट खोजने में बरसों बरस लग जाए, 10 साल 20 साल। जैसे आप देखिए कि सुनील गावस्कर का रिप्लेसमेंट खोजने के बाद हमें सचिन तेंदुलकर मिला, फिर विराट कोहली मिले जी। और इस दौर में अगर पिछले 10-15 सालों का इंडियन क्रिकेट को अगर आप देखेंगे, बहुत सारे अच्छे खिलाड़ी आए, लेकिन पोस्ट सचिन तेंदुलकर, पोस्ट गांगुली, पोस्ट सहवाग जो एरा रहा है, उस एरा में जिन 2 खिलाड़ियों ने इंडियन क्रिकेट को और वर्ल्ड क्रिकेट को डोमिनेट किया है, वो हैं आपको विराट कोहली और रोहित शर्मा। विराट कोहली ने सभी फॉर्मेट में बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया जी। रोहित शर्मा ने रेड बॉल से बेहतर क्रिकेट व्हाइट बॉल में खेला है जी। लेकिन मेरा मानना है कि जैसे एक प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होता है, उसी तरह किसी भी प्रोडक्ट का या किसी भी खिलाड़ी का एक लाइफ स्पैन है, और मुझे लगता है कि विराट कोहली या रोहित शर्मा का जो चरम है वो गुजर चुका है। और देखिए, इसको स्वीकार करने में बहुत ही डिफिकल्टी होती है। आप खासकर अगर आप स्टैट देखते होंगे, आपने देखा होगा कि आज से अगर स्पेशली मैं अगर टेस्ट क्रिकेट की बात करूं, विराट कोहली के बारे में बात करते हैं, 2019 से पहले 2012 से लेकर 19 तक के बीच का विराट कोहली का स्टैट आप देख लीजिए, और 2000 पोस्ट कोविड जो है उनका स्टैट है टेस्ट क्रिकेट में आप देख लीजिए। एक समय वो जो रूट से बहुत आगे थे जी, जी, और आज टेस्ट क्रिकेट में जो रूट से वो बहुत पीछे हैं, और जो रूट के बारे में कहा जा रहा है वो हो सकता है कि सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दें। तो जब हम विराट कोहली की बात करते हैं तो हम उनकी तुलना दूसरे खिलाड़ियों से नहीं करते हैं। हम विराट कोहली की तुलना विराट कोहली से जब करेंगे तो ऐसे लगेगा कि वो खिलाड़ी अपने बेंचमार्क में
उस स्तर पर नहीं है जहां पर उसको होना चाहिए, और वो अब अपने जो एक बेस्ट से नीचे है, नीचे खेल रहा है। उसी तरह जहां तक मैं रोहित शर्मा की बात करूंगा, देखिए रोहित शर्मा व्हाइट बॉल क्रिकेट के बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी रहे हैं। और एक इंटरव्यू में देख रहा था, किसी ने पूछा कि आपको सबसे अच्छा खिलाड़ी कौन लगता है, उसने कहा कि विराट कोहली अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन सबसे डेंजरस खिलाड़ी जो है वो रोहित शर्मा है। तो रोहित शर्मा का रिकॉर्ड टेस्ट क्रिकेट में बहुत प्रभावी नहीं रहा है। जी जी जी। तो मुझे अब ऐसा लगता है कि जिस तरह से इससे पहले की भी जो श्रृंखला जो हम लोग हारे, और इस श्रृंखला में भी जो एक कंसिस्टेंसी टेस्ट क्रिकेट में होनी चाहिए, और हमारे दो जो सबसे बड़े खिलाड़ी हैं उनका जो प्रदर्शन होना चाहिए वो उनके बेंचमार्क से बहुत नीचे या पीछे है। तो ये वक्त है कि उनको भी अब देखना चाहिए कि क्या ये समय है कि हमें भी अश्विन की तरह अपनी अच्छी विदाई ले लेनी चाहिए। देखिए, सुनने में बहुत दुख होगा, मुझे भी बोलने में बहुत कठिनाई हो रही है, लेकिन भारतीय क्रिकेट के लिए बेहतर होगा कि समय रहते 6 महीने, साल भर, 2 साल, इस बीच में रोहित और विराट के रिप्लेसमेंट इंडियन टीम को खोज लेने पड़ेंगे। क्योंकि मेरा मानना है कि हो सकता है कि कद्दुक्का कुछ मैच में वो अच्छा करे, लेकिन अगर कंसिस्टेंसी के लेवल पर देखेंगे तो वो अपनी परछाई के बराबर अब दिख रहे हैं। तो अब वो परछाई की तरफ बढ़ चले हैं, ऐसा आपको लगता है? एक सवाल रह जाता है उसमें, इंडियन बॉलिंग अटैक जिसकी पूरी कमान संभाले हुए हैं जसप्रीत बुमराह। तो एक बार जरा जसप्रीत बुमराह को लेकर के, वो उतने ही कंसिस्टेंट आज भी नजर आते हैं, पहला मैच हो, दूसरा मैच हो, तीसरा मैच हो। देखिए, अब जसप्रीत बुमराह के बारे में अब कुछ कहने को नहीं रहा है। मुझे लगता है कि दुनिया के सबसे बड़े जो खिलाड़ी जो बॉलिंग अटैक में रहे हैं वो आज बुमराह के बारे में क्या कहते हैं, इसलिए बुमराह की प्रसिद्धि, काबिलियत के बारे में कोई शंका नहीं बचा है। और उनका स्टैट भी तीनों फॉर्मेट में जिस तरह का है, आज तक के जो सबसे बड़े खिलाड़ी जिनको हम मानते थे गेंदबाज, फास्ट बॉलर मानते थे, मार्शल से लेके, गार्नर से लेके, होल्डिंग से लेके, डेनिस लिली से लेके, थॉमसन से लेके, इमरान खान से लेके, स्टेन से लेके, ब्रेटली से लेके, शोएब अख्तर से लेके, वकार यूनुस से लेके, मतलब जितने बड़े नाम आपको याद आते होंगे या आ रहे होंगे, अगर उनके स्टैट की तुलना अगर आप बुमराह से करेंगे, आप देखेंगे किसी भी मामले में बुमराह उनसे नीचे नहीं, मुझे आगे नजर आते हैं। और एक इंडियन फास्ट बॉलर उस लीग में अगर नजर आता या उससे बेहतर नजर आता है, तो आप समझिए कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जिस हिंदुस्तान के बारे में कहा जाता था कि यहाँ कोई फास्ट बॉलर पैदा ही नहीं हो सकता है, बाद में बहुत सारे अच्छे फास्ट बॉलर आए, लेकिन आज बुमराह ने अपना स्टैंडर्ड या बेंचमार्क इतना ऊपर कर दिया कि पूरी दुनिया उनकी गेंदबाजी को सलाम करती है। आपको लगता है कि बुमराह के बाद अब भारत में गेंदबाजों के लिए अधिक बेहतर हालात बनेंगे और लोग अपने बच्चों को बॉलर बनाना भी चाहेंगे? क्योंकि अभी तक तो सभी लोग अपने बच्चों को सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली बनाना चाहते थे। देखिए, भारत में फास्ट बॉलर की जो पौध है वो ऑलरेडी बन चुकी है जी। किसी पॉडकास्ट में हम लोगों ने चर्चा भी किया था कि भाई इसकी शुरुआत एक जमाना था कि सुनील गावस्कर भारतीय बॉलिंग फास्ट की शुरुआत करते थे कि उनको बॉलिंग इसलिए दिया जाता था कि गेंद पुरानी हो जाए और स्पिन अटैक जो है बॉलिंग में आ जाए। और लोग कहते थे कि इंडियन जेनेटिकली कमजोर होते हैं, अच्छा। इसलिए इंडियन वेजिटेरियन ज्यादा होते हैं, इसलिए फास्ट बॉलिंग इंडियन नहीं कर सकते हैं। और पाकिस्तान में ज्यादा फास्ट बॉलर्स निकलते रहे हैं। लेकिन कपिल के एरा के बाद, कपिल भी जेन्युइन फास्ट बॉलर तो नहीं थे, फास्ट मीडियम बॉलर थे, स्विंग बॉलर थे, एक्यूरेट बॉलर थे। उसके बाद चीजें बहुत तेजी से बदली। एक संस्मरण जो है, मैंने किसी इंटरव्यू में कपिल देव का देखा, उन्होंने कहा कि जब वो 13-14 साल के थे, किसी कैंप में वो गए तो उन्हें भी बाकी खिलाड़ियों की तरह 2-3 चपाती रोटी खाने को मिली। अच्छा। तो उन्होंने खानसामे से कहा कि मुझे ज्यादा डाइट चाहिए। अच्छा। तो खानसामे ने कहा कि तुम्हें ज्यादा डाइट क्यों चाहिए? तो उसने कहा कि, कपिल ने कहा कि मैं फास्ट बॉलर हूँ। अच्छा। कपिल ने कहा कि जब मैंने कहा कि मैं फास्ट बॉलर हूं, तो वो खानसामा हंसने लगा। बोला, उसने कहा कि भारतीय टीम इंडियन क्रिकेट में फास्ट बॉलर आज तक तो कोई नहीं है, तुम कौन हो? उसके बाद चीजें बदली और सबसे जो मेजर इन्वेस्टमेंट इंडियन क्रिकेट ने जो किया, मुझे लगता है कि जो एमआरएफ पेस फाउंडेशन जो बना जी, और डेनिस लिली और
टी शेखर जो उसमें असिस्टेंट कोच थे, अच्छा, उनके जो उसके बाद पूरे हिंदुस्तान से यंग बच्चों को लाकर बॉलिंग की उनका पहले सिलेक्शन करना, उनकी ट्रेनिंग देना, उस पर काम करना, धीरे धीरे चीज़ें मैच्योर करने लगी। और आप देखेंगे कालांतर में इंडिया में बहुत सारे, कपिल एरा के बाद आपने देखा होगा जवाहरलाल श्रीनाथ आए, उसके बाद आपको आशीष नेहरा, जहीर खान, और उसके बाद के दौर में ईशांत शर्मा, उमेश यादव, मोहम्मद शमी, अब जसप्रीत बुमराह और बहुत सारे खिलाड़ी आपको नजर आते हैं जो जिस भारतीय टीम की पहचान सिर्फ स्पिन बॉलिंग से थी, आज देखिए कि मयंक यादव 150-155 की गेंदबाजी करते हैं। कश्मीर का वो जो लड़का है उमरान मलिक 155 की गेंदबाजी कर रहा है। तो आप सोचिए जब इन्वेस्टमेंट हम लोगों ने किया तो चीजें बदली हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इंडियन बॉलिंग में भी एक ट्रांजिशन का टाइम है। अच्छा, जैसे देखिए मैं देख रहा था बीच का इस सीरीज के पहले या 2 सीरीज के पहले जो इंडिया में भी फेब 4 बॉलिंग अटैक जिसको हम बोलते थे फास्ट बॉलिंग में, कि बुमराह है, मोहम्मद शमी है, ईशांत शर्मा है और उमेश यादव है। ये 4-5 खिलाड़ी जिसके बारे में एक फॉर्मेडेबल बॉलिंग अटैक। लेकिन आप अगर इस सीरीज को अगर आप देखिएगा तो आपको लगेगा कि भारतीय गेंदबाजी बहुत ही ज्यादा हेवली डिपेंडेंट बुमराह पर है। सिराज के साथ जो आपका एक्सपेक्टेशन का लेवल है, मुझे लगता है कि वो उस लेवल का प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। उसके बाद आपको 2 और गेंदबाज जो हैं, हर्षित राणा और दूसरे आकाशदीप है। आप देखिएगा इनकी गेंदबाजी भी उस स्तर की नजर नहीं आ रही है। और ऐसे कहा जाता है कि देखिए वर्ल्ड क्रिकेट में ऐसे भी कहा जाता है कि जब बॉलिंग अटैक जब पेयरिंग में जब होती है तो ज्यादा इफेक्टिव होता है। अच्छा, तो हो सकता है कि बुमराह इस सीरीज में जितने इफेक्टिव दिख रहे हैं, दूसरे एंड से अगर उस स्तर का प्रेशर बनता, सपोर्ट मिलता, तो बुमराह उससे भी ज्यादा डेडली नजर आते हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं भारतीय टीम में जो एक होता है ना पिंच, जो बॉलिंग अटैक में, खासकर बॉलिंग अटैक में, जो फास्ट बॉलिंग में और स्पिन में भी नजर आ रहा है। जैसे इस मैच में आप देखिए रविंद्र जडेजा ने रन मार दिया, लेकिन उनकी बॉलिंग पूरी तरह से बेअसर नजर आ रही थी। इससे पहले वॉशिंगटन सुंदर या अश्विन का भी जो प्रदर्शन रहा था एज पर एक्सपेक्टेशन नहीं था। हालांकि यहाँ पे फास्ट बॉलिंग ज्यादा चलता है, लेकिन मुझे लगता है इंडियन बॉलिंग अटैक कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा कमजोर नजर आ रही है। तो दोनों ही एंड पर भारत को नए सिरे से, आपका कहना है कि पूरी एक टीम नए सिरे से तैयार करने की जरूरत है। हालांकि बहुत सारे गेंदबाज, बहुत सारे बल्लेबाज भारतीय टीम में आ रहे हैं बीते कुछ दिनों से, और आईपीएल उसमें एक बड़ी भूमिका निभा रहा है। एक बार चलते चलते एक आखिर जो 2 टेस्ट अभी और बचे हैं, और भारत एक ऑस्ट्रेलिया 1, भारत 1 पे है। तो आपसे एक लेना चाहेंगे कि उस टीम के लिए और उनके चाहने वालों के लिए आप क्या कहेंगे? देखिए 2 मैच बचे जी, देखिए 3 मैचों की सीरीज हो गई और मुझे लगता है कि अब 1-1 की बराबरी है। और सचमुच में जो क्रिकेट के फैन हैं या जिनको क्रिकेट की समझ है, मुझे लगता है कि ये टेस्ट क्रिकेट देखना, टेस्ट क्रिकेट बेस्ट इसको बोलते हैं ना, सबसे बेहतरीन देखने में नजर आता है कि बॉलिंग भी बेहतरीन हो रही है, बल्लेबाजों पर प्रेशर है, बल्लेबाज अच्छे बल्लेबाजी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि भारतीय टीम ने पहला पड़ाव है वो पार कर लिया है। ठीक है, और भारतीय टीम 1-1 की बराबरी पर है। तो मुझे लगता है अब मेरे हिसाब से एडवांटेज इंडिया है। और जो अगला मैच होगा, जैसे मेलबर्न में और सिडनी में मैच है, खासकर सिडनी के बारे में कहा जाता है कि सिडनी का जो मैदान है इंडियन सब कॉर्डिनेट के जो खिलाड़ी हैं उनके लिए ज्यादा वो मुफीद होता है। थोड़ा बॉलिंग वहां स्पिन भी करता है और बैटिंग ट्रैक थोड़ा फ्लैट है। तो मुझे लगता है भारत की संभावनाएं और बढ़ गई है। भारत को मुझे लगता है कि जो करना पड़ेगा, खासकर जो ट्रेविस हेड जो हैं उनको रोकना पड़ेगा। मुझे लगता है कि ट्रेविस हेड भारत के लिए एक अवरोधक हैं या काल की तरह, उनके लिए एक स्ट्रेटजी प्लान करना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि थोड़ी बॉलिंग अटैक इंडिया और बेहतर तरीके से अपने को कंसाइज कर ले, और बैटिंग में अगर विराट और जो रोहित शर्मा थोड़ा और बेहतर परफॉर्मेंस करें, तो मुझे लगता है कि भारतीय टीम आने वाले समय में ये सीरीज जीत सकती है। तो बीइंग इंडियन और बीइंग इंडियन फैन ऑफ क्रिकेट, देखिए ऑस्ट्रेलिया की टीम भी बहुत अच्छा खेलती है और बहुत सारे लोग ऑस्ट्रेलिया के फैन हैं, उनको हम कतई कमजोर नहीं देते हैं। भारत में रहते हुए भी अगर आप ऑस्ट्रेलिया के फैन हैं तो भी आप उनको सपोर्ट कर सकते हैं, बहुत उम्दा क्रिकेट वो खेलते हैं। लेकिन भारतीय होने के नाते और भारतीय क्रिकेट टीम के फैन होने के नाते हम दोनों ये चाहते हैं कि अगले दोनों मैच में इंडिया कमाल करे, और आप सकारात्मक विचारों के साथ जुड़े रहिए प्रभात खबर के साथ। प्रभातखबर.com
विश्वास वही, रफ्तार नहीं।